तो क्लास दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टी अकाउंट, ठीक है। इसको हम वही स्टेप 1 से इसको मैं लेके चलूंगा कि किस तरह ट्रांजैक्शन को रीड आउट किया जाता है और कैसे पोस्ट किया जाता है। जस्ट टू सेव टाइम मैंने पहले से यहाँ पे थोड़े से ब्लैंक टी अकाउंट्स बनाए हुए। आप लोग को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अगेन किस तरह सॉल्व करने है मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगेन हमने क्वेश्चन रीड किया। Hug stores invested cash 60,000 and machinery 40,000 in the business and completed the following transactions during the month, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने वही सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट देखने हैं। कोई भी टी अकाउंट देखें, जनरल जनरल बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपने तो जनरल एंट्रीज इसकी बना लेनी है बहुत इजीली, ठीक है। अब आपने इसके बनाने हैं टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स के लिए आपको सबसे पहले ये लाजमी पता होना चाहिए कि कितने ही दफा एक चीज रिपीट हो रही है किसी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। कितनी दफा कौन सा हेड्स ऑफ अकाउंट जो है वो कितनी दफा रिपीट हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैश का अकाउंट बनाना है, सही है, मैं कैसे बनाऊंगा कि भाई हग स्टोर्स वाला यहाँ पे गिवन है कि कैश पहली ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। परचेज में अब मुझे देखें यहाँ पे मैं रीड आउट करता जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कैश कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। क्रेडिट टर्म्स, कैश दूसरी दफा, तीसरी दफा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, देखिए 9 ट्रांजैक्शन में टोटल कैश इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि कैश का पूरा टी अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे होगा वो कंप्लीट, देखें आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ठीक है। देखें क्या लिखा हुआ है, पहली ट्रांजैक्शन Hug stores invested cash 60,000 and machinery 40,000 in the business and completed the following transaction। देखिए इन्वेस्टेड का मकसद ये है कि ऑनर इक्विटी में इजाफा करना, ठीक है, यानी कि कैपिटल में इजाफा करना। तो सबसे पहले तो इसकी मैं माइंड में एंट्री ये बनाऊंगा कि कैश डेबिट होगा बिजनेस में, मशीनरी डेबिट हो जाएगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। अब मुझे इस एंट्री को कन्वर्ट करना है टी अकाउंट में। तो सबसे पहले देखें जो कैश से रिलेटेड चीज है, जैसे अगेन आई एम रिपीटिंग, the left hand side of an account is called debit and the right hand side of an account is called the credit, ठीक है। तो इस केस में कैश हो रहा है डेबिट। कौन सी भाई, देखो फॉर एग्जांपल ये मे फर्स्ट की बात हो रही है ना, यहाँ पे एयर गिवन नहीं है, मैंने लिखा मे फर्स्ट। मे फर्स्ट को कैश हो रहा है डेबिट, सही है। और कितने से डेबिट हो रहा है, 60,000 से। अगेन रीजन क्या लिखेंगे, रीजन यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था, क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट और डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट। तो कैश जो डेबिट हो रहा था, जो यहाँ एंट्री बन रही थी वो बन रही थी कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट एंड कैपिटल मिस्टर हक क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रीजन लिखेंगे वो हम लिखेंगे कैपिटल मिस्टर हक इज द रीजन, ठीक है, 60,000, सही है। सिमिलरली अब मैं चाहूं तो साथ साथ कैपिटल के टी अकाउंट को भी मेंटेन रख सकता हूँ। मैंने अब देखें दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, सही है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल तो इन टोटल जो आ रहा है बिजनेस में वो आ रहा है 1 लाख। कैसे 1 लाख, 60,000 बाय कैश एंड 40,000 बाय मशीनरी। तो टोटल कैपिटल जो बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख। लेकिन गौर ये करें कि कैपिटल के क्रेडिट होने का जो रीजन है वो सिर्फ कैश नहीं है, वो मशीनरी भी है, ठीक है। अब इसको कैसे पोस्ट करेंगे, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे करें, अब कैपिटल मिस्टर हक जो था मे फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, सही है, मे फर्स्ट। सबसे पहला रीजन क्या था, कैश, ठीक है, कितना, 60,000। दूसरा रीजन क्या है, अब देखिए दूसरा रीजन भी हमें मेंशन करना है, ठीक है। सो मे फर्स्ट, दूसरा रीजन है मशीनरी, ठीक है। तो हुआ क्या, मशीनरी भी बिजनेस बिजनेस में आ गई क्योंकि मिस्टर जो हक है इन्होंने इन्वेस्ट किया है कैश एंड मशीनरी इन द बिजनेस, सही है। हमने यहाँ पे लिख दिया मशीनरी, ये हो गया 40,000। तो हमने ये कैपिटल में भी पोस्टिंग कर दी। व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल जो है ऑनर इक्विटी है और ऑनर इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है वी रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड, ठीक है। सो अब आ जाते हैं कैश वाले टी अकाउंट पे वापस। तो ये पहली ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन में। देखें दूसरी ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश इन्वॉल्व नहीं है,
सिमिलरली तीसरी पे भी नहीं है। अभी हम इसको छोड़ दें, इसकी भी हमें अभी पोस्टिंग करनी है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कैसे हो रही है। पहले मैं चाह रहा हूँ एक अकाउंट कंप्लीट कर लूँ। फिर आ जाते हैं हम कैश पे अगेन। लिखा हुआ आ रहा है कैश परचेजेस 10,000, ठीक है। अब अगेन इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊं, परचेजेस का मकसद क्या होता है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बाय करना, सही है। तो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट होता है हमेशा। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू परचेजेस। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा May 4, सही है। और कैश क्रेडिट होते हुए लिख दिया मैंने 10,000। तो 10,000, और इसका रीजन क्या है, रीजन इज परचेजेस, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट, डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट। तो अगर मैंने इसकी एंट्री बनाई थी, वो बनाई थी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट होने का रीजन है परचेजेस का डेबिट होना, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब देखें नीचे ही यहाँ पे मुझे कॉलम नजर आ रहा है परचेजेस का, तो साथ के साथ मैं इसको भी मेंटेन रख लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको भी करते हैं, पहले मैं या तो कैश के कर देता हूँ, देखिए अब देखें ट्रांजैक्शन नंबर May 5, कैश सेल्स 30,000, ठीक है। कैश सेल्स का मकसद ये है कि कोई भी जो आपने चीज बेची है वो कैश पे बेच दी, हाथों हाथ आपको पैसा मिल गया। तो इसकी आप एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट 30,000, सेल्स क्रेडिट 30,000, क्योंकि सेल्स इज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कैश डेबिट होगा। तो भाई डेबिट होने का रीजन हमने लिख दिया भाई 30,000 से डेबिट हो रहा है। और कौन सी तारीख को, ये भी हमने मेंशन कर दिया, May 5 को हमारा कैश डेबिट हुआ है। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन विल बी सेल्स, ठीक है, क्योंकि सेल्स हुई है तो कैश 30,000 से इंक्रीज हुआ है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है पेड कैश टू द नादिर स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। देखिए ये बात मैंने आपको जनरल में बड़े अच्छे से बताई थी कि फुल सेटलमेंट का मकसद क्या होता है कि अगर आपने डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर दी होती है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे जो क्रेडिट टर्म्स थी वो थी 2, 10 एंड 30, यानी कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट हुई तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो May 1 से अगर हम काउंट करें, क्योंकि 8 तारीख को पेमेंट हो रही है तो इट इज विद इन 10 डेज। तो इसका मकसद ये है कि जो हक स्टोर्स हैं उन्होंने डिस्काउंट अवेल कर लिया होगा। और कैलकुलेशन मैंने आपको बड़ी सिंपल बताई थी कि 10,000 का, अब देखें डिस्काउंट परसेंटेज कहाँ से पता चलेगी आपको, ये रही 2%। तो 10,000 का जो 2% बनाए बनेगा वो आप निकाल लेंगे, ठीक है, एंड दैट विल बी 200 रुपीज, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आपने नादिर स्टोर्स को 10,000 रुपए पे नहीं किए, आपने पे किए हैं 9,800। क्यों 9,800 पे किए, क्योंकि आपने 200 रुपए का डिस्काउंट अवेल किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ May 8 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9,800। क्यों, क्योंकि मैं पूरे 10,000 रुपए पे नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्रेडिट टर्म्स के अंदर अंदर पेमेंट करी है। तो मैं डिस्काउंट अवेल कर रहा हूँ, और वो 10,000 का 2% बनता है 200 रुपए। तो मुझे 10,000 पूरे पे नहीं करने, मुझे 9,800 रुपए, समझ लें कि आप हक स्टोर्स हैं, आप हक उनके ऑनर है, और आपको 9,800 रुपए पे करने थे। क्यों क्यों, क्योंकि आपने क्रेडिट टर्म्स के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है, डिस्काउंट बेस के अंदर अंदर पेमेंट करती है तो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आपने यहाँ पे कैश क्रेडिट कर दिया 9,800 से। अच्छा अभी मैं ये जो सब्सिक्वेंट एंट्रीज हैं May 1, 2 वाली, इनको भी मैं पोस्ट करके बताऊंगा कि ये कैसे हुई हैं। अभी मैं जस्ट कैश का जो अकाउंट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। सिमिलरली पेड कैश टू अली ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह हमने अली ट्रेडर से कुछ माल खरीदा था, ठीक है। ये था 2, 15 एंड 30, यानी कि 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दी तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, सही है। अब अगर हम गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ क्या रहा है, May 9, 2 तारीख को खरीदा, 9 तारीख को पे कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि डिस्काउंट डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट अवेल हम कर लेंगे, ठीक है। तो 15,000 का जो हम 2% निकालते हैं वो बनता है 300 रुपए, सही है। तो यानी कि हक स्टोर्स ने अली ट्रेडर्स को 15,000 रुपए पे नहीं किए हैं, 14,700 रुपए पे किए, क्योंकि 300 रुपए का डिस्काउंट अवेल कर लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा May 9। अच्छा यहाँ मैंने एक रीजन, अच्छा देखें May 8 का रीजन हम क्या लिखेंगे, May 8 का रीजन होगा अकाउंट्स पेएबल नादिर, क्योंकि नादिर स्टोर्स का अकाउंट्स पेएबल की बात हो रही है यहाँ पे, सही है। तो इसी तरह May 9 की अगर मैं बात करूं कि मेन ऑफ 9 मई को क्या हो रहा है, 9 मई को हम जो हमें पे करना था अली ट्रेडर्स को वो हम अमाउंट पे कर रहे हैं आफ्टर अवेलिंग द डिस्काउंट, ठीक है। और वो हम कितना पे कर रहे हैं, 14,700 रुपए।
क्यों 14,700 रुपए? क्योंकि हमने 15,000 की टोटल परचेजिंग करी थी, जिस पर हमें 2% का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट के बाद पेमेंट करने का मकसद ये है कि परचेज डिस्काउंट हमने अवेल किया, वो मैं अभी आगे एंट्री में आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है, ठीक है। फिर आ जाए आप, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद, क्रेडिट टर्म्स की बात हो रही है, क्रेडिट टर्म्स की बात हो रही है। फिर देखें May 28 को क्या हो रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर जावेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, ठीक है। मर्चेंडाइज सोल्ड कब हो रही है, 20 तारीख को, क्रेडिट टर्म्स 415, ठीक है। और रिसीव कब हो रहे हैं पैसे, 28 ऑफ मे को। इसका मकसद ये है कि डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर रहते हुए आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आपको जो पैसा वसूल होगा एज अ स्टोर ऑनर, वो 30,000 रुपए नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर जावेद ने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी ऑन 28 ऑफ मे, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि आपको डिस्काउंट उनको देना पड़ा, ठीक है। और जब भी डिस्काउंट देते हैं तो हम कहलाते हैं उसको सेल्स डिस्काउंट। जब हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं परचेज डिस्काउंट। इस केस में क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके पास पैसा कम आएगा। और कितना कम आएगा, आप 30,000 का अगर 4% निकालें तो इट विल बी 1200 रुपीज, सही है। इसका मकसद ये है कि अब आपने मई 28 को जो पैसा वसूल किया है, आपने उसका रीजन लिख दिया, अकाउंट्स रिसीवेबल जावेद, कितना, 28,800 रुपए। 28,800 रुपए क्यों? क्योंकि मिस्टर जावेद ने आपको जो पेमेंट करी है वो विद इन डिस्काउंट डेज पे कर दिया है आपको। सो दैट इज वाई अब आपको उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देने का मकसद है कि भाई 30% के 4% आपने माइनस कर दिया तो 28,800 रुपए आपको रिसीव होगा, सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 29th ऑफ मे को क्या हो रहा है, ऑनर विड्रू कैश 5,000 एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। अभी हम क्योंकि कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं तो अभी कैश तक रहते हैं। ऑनर ने अपने बिजनेस में से 5,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि ड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग कर ली। देखें ड्रॉइंग का मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी एंट्री हम बनाते हैं ड्रॉइंग डेबिट। बाय ड्रॉइंग डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग रिलेटेड है ऑनर इक्विटी से, और ऑनर इक्विटी जब भी कम होती है वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और ऑनर इक्विटी कम होने को हम बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। और ऑनर इक्विटी इंक्रीज होने को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो तब तभी आपने नोट किया होगा कि जब भी हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन जब भी हम ड्राइंग रिकॉर्ड करते हैं वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। क्योंकि बिजनेस का एक तरीके से नुकसान हो रहा होता है कि अगर बिजनेस से वो पैसा निकाल लिया जाए, ठीक है, या कोई भी चीज निकाल ली जाए तो बिजनेस का नुकसान हो रहा होता है, एंड नुकसान हैज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, सो दैट इज व्हाई ड्राइंग इज ऑन द डेबिट साइड। और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000, क्यों? क्योंकि बिजनेस से कैश चला गया है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैं रीजन क्या दूंगा कैश की क्रेडिट होने का, मैंने सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने डेट लिखनी है May 29, सही है। ड्रॉइंग मिस्टर हक, सही है। कितने से भाई, 5,000, दैट्स इट, सही है। तो अब आ जाते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट विद नेशनल बैंक विद टोटल, सही है। बैंक अकाउंट का टोटल यहाँ कहीं ना कहीं गिवन होगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है 20,000 से, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट जो है, अच्छा, ओपन अ बैंक अकाउंट विद 20,000, यानी कि आपने अपने जो जेब में पैसे थे वो पैसे आपने जमा करा दिया आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। यानी कि आपकी जेब से पैसा गया और बैंक में जाके सबमिट हो गया, विच मींस इसकी एंट्री ये बनेगी बैंक डेबिट। व्हाई वी आर डेबिटिंग द बैंक, क्योंकि बैंक इज आल्सो एन एसेट। मैंने आपको जब हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे, स्पेशली एसेट जब पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि कैश को हम दो फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। ये दोनों एसेट होते हैं, सही। अगर आपके हाथ से पैसा चला गया आपके अकाउंट में तो इसका मकसद ये कि अकाउंट में पैसा बढ़ गया, आपके पास से जेब से कम हो गया। सिमिलरली अकाउंट से आपकी जेब में आ गया तो अकाउंट से कम हो गया और आपकी जेब में पैसा बढ़ गया, सही है। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आपने अपनी जेब में या दुकान में जो गल्ला था उसमें जो पैसे थे 20,000 रुपए वो निकाल के आपने नेशनल बैंक में जमा करा दिए, तो भाई बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, लेकिन बिजनेस में जो हार्ड कैश जो अवेलेबल था, लिक्विड कैश जो अवेलेबल था वो तो कम हो गया। तो आपने यहाँ पे May 30 लिखा, सही है। यहाँ पे रीजन लिखा बैंक, और यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया 30,000, सही है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 20,000, सॉरी, सही। ये रीजन क्या है भाई कैश की क्रेडिट होने का, दिस इज द बैंक, सही है। अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री पे, दैट इज पेड सैलरीज बाय चेक 4,000 एंड रेंट एक्सपेंस बाय कैश 8,000।
देखें ये बहुत गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस जो हो रहा है वो हो रहा है बाय चेक, यानी कि बैंक अकाउंट से। चेक जहां भी आ जाए इट मींस बैंक, ठीक है। सिमिलरली रेंट एक्सपेंस पे हो रहा है बाय कैश, तो जो चीज कैश से रिलेटेड है हम सिर्फ वही यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ की एंट्री अगर हम सिर्फ कैश की एंट्री देखें तो वो ये बनती है, रेंट एक्सपेंस डेबिट 8000, कैश क्रेडिट 8000। तो कैश के क्रेडिट होने का जो रीजन है ऑन May 31st, दैट इज द रेंट एक्सपेंस, ठीक है। और रेंट एक्सपेंस कितना है भाई? 8000, ठीक है जी। तो ये हमारा कैश का जो पूरा देखें, आप किसी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं बची है जिसको हमें और जो है इनकॉर्पोरेट करना हो। तो कैश का टी अकाउंट की जो ये पोस्टिंग थी, लेजर पोस्टिंग, ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें पता लगाना है कि इस टी अकाउंट की बड़ी साइड कौन सी है और छोटी साइड कौन सी है। सही है। सिंपल पता लगाने का कोई और तरीका तो है नहीं। हम सिंपल ये करेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है हम उसको कैलकुलेटर में ऐड कर लेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं, सही है, अगर आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 60,000 प्लस 30,000 प्लस 28,800, ये आ जाएगा 1,18,800। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि ये तो डेबिट साइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ याद रखने के लिए कि 1,18,800 ये आ रहा है टोटल इस साइड का। अब मैंने इस साइड का टोटल करना है, ठीक है। अच्छा, बज़ाहिर आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अमाउंट कितना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये इस साइड से छोटा आएगा, लेकिन फिर भी अगेन हम इसको ज़रा ऐड करके देख लेते हैं। 10,000 प्लस 9,800 प्लस 14,700 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000, तो ये बन रहा है 67,500। अब देखें कहाँ 67,500, यानी कि मैं अगर यहाँ मेंशन करने की कोशिश करूँ, ये बन रहा है 67,500, ठीक है। एक तरफ 67,500 है और एक तरफ है 1,18,800, ठीक है। तो अब आप कॉमन सेंस की बात है, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ग्रेटर साइड ऑफ द कैश, ठीक है, तो आप बोलेंगे द डेबिट साइड इज द ग्रेटर साइड। क्यों? क्योंकि बाय अमाउंट जो टोटल आ रहा है वो कैश वाली साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है बनिस्बत क्रेडिट साइड के, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है बनिस्बत के क्रेडिट साइड के। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने जैसे पहले बताया था, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 67,500 और यहाँ पे अब हम करेंगे, इसका नाम देंगे फुटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था, फुटिंग हम इसको क्यों बोल रहे हैं? फुटिंग इज बेसिकली द टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। इस केस में स्मॉलर साइड कौन सी है? स्मॉलर साइड इज द क्रेडिट साइड, ठीक है। और मैंने उसके बाद वाला स्टेप ये बताया था कि जो भी बड़ी साइड आएगी उसका टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे आंखें बंद करके, 1,18,800, 1,18,800 टोटल दोनों साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फुटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप बताया था कि जो टोटल होगा बड़ी साइड का वो हम दोनों साइड पे लिख देंगे। अब क्योंकि ये जो स्मॉलर साइड है ये इस साइड से छोटी है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग द टी अकाउंट्स, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपने दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। 1,18,800 में से अगर आप 67,500 माइनस कर दें, इट विल बी 51,300। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 51,300, ठीक है। और ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? अच्छा, क्योंकि महीना कौन सा है? मई, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख होगी May 31st, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसको हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का नाम क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि जो डेबिट साइड थी वो बड़ी थी, जो क्रेडिट साइड थी वो छोटी थी। हमें इन दोनों को इक्वेट करना होता है, बैलेंसिंग टी अकाउंट करना होता है, इट इज द रूल। तो हम बैलेंसिंग करने के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले गए। अब क्योंकि अब ये बैलेंस हो चुका है, तो अब हम अगले महीने की 1 तारीख को अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसको वापस बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके अपनी जगह पे ले आएंगे, सही है। सो इट विल बी 51,300 और हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देंगे ताकि ये डिस्टिंग्विश हमें नजर आए, सही है। इस तरह हुआ हमारा कैश का टी अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो हमने साथ के साथ कैपिटल का बनाया था। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हुए हैं। अगेन कुछ भी नहीं करना, क्रेडिट साइड है नहीं, तो हम क्या करेंगे? फुटिंग कर नहीं सकते,
सिर्फ हमें बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, महीने की आखिरी तारीख को May 31 हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ऑब्वियसली कितना अमाउंट होगा, 1 लाख ही होगा पूरा टोटल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल भी लिख दिया 1 लाख, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन अवेलेबल है नहीं। तो जो अब साइड है उसी का टोटल, हमने हमेशा कहा था कि ग्रेटर साइड का टोटल हम लिख देते हैं। सही है, और फिर क्योंकि अब हमारा महीना गुजर गया, तो June 1 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड ब्रॉट फॉरवर्ड करके हम पूरा 1 लाख रुपए अपनी जगह पे वापस ले आए। सही है, और यहाँ इसको साथ के साथ हमने हाईलाइट भी कर देना है ताकि हमें पता रहे। सही है, तो ये 2 अकाउंट हो गए। अब हम आ जाते हैं बाकी टी अकाउंट्स बनाने की तरफ। ठीक है, अब हम इसको शुरुआत से देखते हैं। अब देखें यहाँ पे May 1 क्या था, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नादिर स्टोर्स विद क्रेडिट टर्म्स। ऑब्वियसली अभी कोई पेमेंट का नाम नहीं हो रहा, सिर्फ परचेज का नाम हो रहा है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, परचेजेस, क्योंकि हम जब भी मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, मर्चेंडाइज इज एन एसेट, तो इट विल बी रिकॉर्डेड परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल नादिर स्टोर क्रेडिट। अकाउंट्स पेएबल क्यों, क्योंकि नादिर स्टोर तो मेंशन है, लेकिन ये नहीं मेंशन कि हमने कोई नोट साइन किया है, कोई अग्रीमेंट साइन किया है, सिर्फ नाम मेंशन है, तो हम अकाउंट्स पेएबल नादिर स्टोर का नाम दे देंगे। ठीक है, सो परचेजेस अगेन, अब मैं आ जाता हूँ इसकी डेबिट साइड पे। यहां मैंने लिख देना है May 1, क्योंकि May 1 की ट्रांजैक्शन है। May 1 परचेजेस डेबिट हुआ है कितने से, 10,000 से। सही है, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमने ये चीज उधार पे खरीदी है, तो हमने यहाँ लिख दिया अकाउंट्स पेएबल नादिर स्टोर्स। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया परचेज। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ क्योंकि अकाउंट्स पेएबल नादिर की बात हो रही है, तो हम यहाँ चले जाएंगे। देखें, अब वही बात, एंट्री क्या थी, परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल नादिर क्रेडिट। ठीक है, तो अकाउंट्स पेएबल नादिर क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिख देंगे May 1, May 1, और रीजन देखें, अगेन मैंने कहा था डेबिट का रीजन क्रेडिट, क्रेडिट का रीजन डेबिट। तो इस केस में परचेजेस जो है वो नादिर स्टोर्स के लिए रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10,000, परचेजेस की एंट्री भी हो गई। अब आ जाते हैं May 2 पे, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अली ट्रेडर्स विद क्रेडिट टर्म्स। ऑब्वियसली अभी कोई बात नहीं हो रही कि पेवे, अभी सिर्फ खरीदने की बात हो रही है। अगेन एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर्स क्रेडिट। अब देखें, परचेजेस का तो एक ही अकाउंट है, परचेजेस किसी स्टोर के नाम से नहीं करता। अब ऑब्वियसली जब आप स्टोर में अपना माल ले आते हैं तो वो आपका ही खिलाता है, वो किसी और का नहीं होता। सिर्फ पेमेंट के साथ आप नाम चेंज करते हैं। तो इधर अगेन परचेजेस जो है वो May 2 को अगर मैं कहूँ, एंट्री जैसे मैंने पहले बताया कि परचेजेस डेबिट होता और अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर जो है वो क्रेडिट होता। तो रीजन क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर्स। ठीक है, अब देख कितने से, 15,000 से खरीदी। सही है, सिमिलरली अब मैं चला जाऊंगा अकाउंट्स पेबल अली ट्रेडर्स वाले पे, क्योंकि अकाउंट्स पेबल हम नाम ये बात याद रखिएगा, अकाउंट्स पेबल क्योंकि क्या होता है, जबानी जो आपने उधार लिया हुआ होता है, अगर किसी नाम से नहीं है तो जस्ट अकाउंट्स पेबल कहलाएगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से आपने लिया है उधार जबानी कलामी, तो उसके नाम से अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं होगा कि आपने उसको वापस पैसे किए या नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया May 2। रीजन क्या, अगेन परचेजेस, क्योंकि आपने मर्चेंडाइज परचेज करी है। कितने से भाई, 15,000 से। सही है, तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं May 4 की ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम कैश वाले सारा टी अकाउंट बना चुके हैं, तो अब हमारे लिए बाकी टी अकाउंट बनाना बड़ा आसान होगा। लिखा हुआ क्या है, कैश परचेजेस 10,000। ठीक है, अगेन एंट्री क्या बनती, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। देखें यहाँ पे ऑलरेडी ये एंट्री पोस्टेड है कैश में, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे परचेजेस में करना है। ठीक है, तो कैश परचेजेस का मकसद ये परचेजेस डेबिट, तो मैंने यहाँ लिख दिया May 4 कितने से भाई, 10,000 से, और रीजन क्या दिया, कैश। अब इसको आप मैच भी करते जाएं, ये देखें May 4 परचेजेस
कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू परचेजेस 10,000। सिमिलरली परचेजेस डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 10,000। तो ये आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ आएगा कि कैश के क्रेडिट होने का रीजन है परचेजेस, ठीक है, सही है। सिमिलरली परचेजेस के डेबिट होने का रीजन है कैश, सही है। तो ये आपने याद रखी है बात। तो आपके सामने है कि परचेजेस वाला जो टी अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सिंपल, क्योंकि अब आप गौर कीजिए यहाँ पे परचेजेस का कहीं और जिक्र है नहीं, ठीक है। अब हम इस अकाउंट को थोड़ा सा कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो ऑब्वियसली इसका हम टोटल कर लेंगे, ये बनेगा 35,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया 35,000। क्योंकि अब कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो मुझे इसको सिर्फ बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग हमेशा कब होती है? May 31st, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? उतना ही करेंगे जितना हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली और कोई क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है नहीं। तो ये दोनों अकाउंट अब बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन अब हमें करना क्या है? उसको अपनी जगह पे वापस लेकर आना है। तो जून 1st बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके हमने लिख दिया, और 35,000 को हम अपनी जगह पे वापस ले आए, और यहाँ थोड़ा सा हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया, सही है। तो परचेजेस का डी अकाउंट भी बन गया इसी तरह, सही है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश सेल्स 30,000। देखिए कैश वाला अकाउंट मैं पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बना चुका था। जब कैश पे सेल्स करते हैं तो हम जो एंट्री बनाते थे वो क्या बनाते हैं? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए सेल्स का अकाउंट यहाँ पे आपको गिवन है। सिंपल आपने क्या करना है? आपने कैश में पोस्टिंग करी हुई है, अभी सिर्फ आपको सेल्स में पोस्टिंग करनी है। तो May 5th की एंट्री है 30,000 से, तो आप फौरन गए सेल्स वाले टी अकाउंट पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे May 5th लिख दिया, रीजन लिख दिया कैश, कितना? 30,000, सही है। तो ये सेल्स वाली एक ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई। फिर हम आ जाते हैं पेड कैश टू नादर स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। देखें अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कैश का अकाउंट बनाते हुए, कि इस केस में हक स्टोर जो है जिसका अभी आप अकाउंट बना रहे हैं, उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया है, ठीक है। डिस्काउंट अवेल करने का मकसद ये है कि एक तो चले लायबिलिटी तो कम हुई हुई, अकाउंट्स पेबल तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन आपने डिस्काउंट भी अवेल किया, यानी कि परचेजेस डिस्काउंट भी आपने अवेल किया है, ठीक है। सो अब अकाउंट्स पेबल का आपके पास नादिर स्टोर्स का यहाँ पे ये था। फुल सेटलमेंट का मकसद ये है कि आपने डिस्काउंट में पे किया आपने, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ कैश में आपको बताया था, देखिए कैश में आपसे नजर आएगा, कैश के क्रेडिट होने का एक रीजन यहाँ May of 8 को गिवन है, अकाउंट्स पेबल नादिर स्टोर्स 9,800। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, May 8, ठीक है, कितने से? 9,800 से डेबिट हो रहा है अकाउंट्स पेबल नादिर स्टोर। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि आपने नादिर स्टोर्स को पेमेंट कर दी है, और इसका रीजन आप यहाँ लिखेंगे कैश, सही है। अच्छा एक चीज यहाँ पे काबिल गौर है, वो ये है, टोटल था 10,000, यहाँ आ रहा है 9,800। तो जो 200 रुपए था वो क्या था? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब इसकी हमने एंट्री बनाई थी तो वो क्या बनाई थी? 200 रुपए का डिस्काउंट था। इट वॉज परचेजेस डिस्काउंट, ठीक है। तो हम एक अकाउंट बना लेंगे साथ के साथ परचेजेस डिस्काउंट का भी, ठीक है। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा ये अकाउंट परचेजेस डिस्काउंट कहाँ है। देखें ये रहा, परचेजेस डिस्काउंट। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था परचेजेस डिस्काउंट की नेचर क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू, नॉट अ डायरेक्ट रेवेन्यू। काइंड ऑफ अ रेवेन्यू, नेचर में रेवेन्यू इसको बोलते हैं, क्योंकि जब हमें डिस्काउंट मिलता है ना, हम समझते हैं कि हमें फायदा हुआ है, सही है। तो फायदा हमेशा काइंड ऑफ अ रेवेन्यू। तो अगर मैं यहाँ लिखूं में, अगर मैं ट्रांजेक्शन पे रेफर करूं, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की डेट थी May of 8, ठीक है। तो हम मैं आ गया वापस परचेज डिस्काउंट पे, May of 8। मुझे जो डिस्काउंट मिला था वो कितना मिला था? 200 रुपए का, सही है। और उसका रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि अगर आप इसको जरा रिलेट करिएगा, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल कौन से स्टोर्स? नादिर स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया।
अब देखें, अब मैं आऊंगा अकाउंट्स पेबल ऑफ नादिर स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ अब आप गौर कीजिए, इसके डेबिट होने का जो रीजन है, अगेन मे ऑफ 8 को मैंने यहाँ लिख दिया, परचेजेस डिस्काउंट, ठीक है। देखें ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनको जनरल एंट्रीज में मसला हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 200 लिख दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए जरा, दोनों के जब रीजन अवेलेबल हैं, दोनों साइड, अब इस केस में अगर आप गौर करें, दोनों साइड इक्वेट हो गई है, तो यहाँ पे ना बैलेंसिंग होगी ना फुटिंग होगी। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि क्रेडिट साइड पे भी 10,000 है और डेबिट साइड पे भी 10,000 है। 9,800 प्लस 200 कितना बनता है? 10,000 रुपए, ठीक है। इसका मकसद ये है कि अकाउंट्स पेबल नादिर स्टोर का अब कोई भी बैलेंस रिमेनिंग है नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं है और ब्रॉड फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, ये अकाउंट इटसेल्फ खत्म हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप पूरा एक अकाउंट को डिस्चार्ज कर देंगे, जब उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमें ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने रिलेट कहाँ से करना है? इसको हमने रिलेट करना है परचेजेस डिस्काउंट। अब देखें, अब आपको रीजन समझ आएगा, ये देखें, परचेजेस डिस्काउंट के क्रेडिट होने का रीजन है अकाउंट्स पेएबल का डेबिट होना, ठीक है। तो ये 200 यहाँ मेंशन है। सिमिलरली जैसे मैंने पहले कहा कि डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट, क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट। तो परचेजेस डिस्काउंट के क्रेडिट होने का रीजन था अकाउंट्स पेएबल नादिर, सही है। सिमिलरली अकाउंट्स पेएबल नादिर के डेबिट होने का रीजन था परचेजेस डिस्काउंट। तो यहाँ मैंने दो, ये देखें, दोनों रेलेवेंस आपको नजर आएंगी कि इसका परचेजेस डिस्काउंट का रीजन है अकाउंट्स पेएबल नादिर और अकाउंट्स पेबल नादिर का रीजन है परचेज डिस्काउंट बाय द अमाउंट ऑफ 200, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाएगा, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, सही है। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। मे ऑफ 9 को क्या बात हो रही है? पेड कैश टू अली ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। देखिए अगेन, अब अली ट्रेडर्स को आप पे कर रहे हैं एज अ हक स्टोर ऑनर। कितना पे कर रहे हैं भाई? अब देखें, अली ट्रेडर से आपने 210 एंड 30 पे लिया, 215 एंड 45 टर्म्स पे आपने लिया था। तो यानी कि पे आप कर रहे हैं, तो अब आप कम पे कर रहे हैं। अगेन आप परचेजेस डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। तो अब मैं सीधा सीधा जाऊंगा दोबारा से परचेजेस डिस्काउंट वाले कॉलम पे, यहाँ पे लिखूंगा मे ऑफ 9, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा? अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर्स। कितना था वो डिस्काउंट? वो था 300, सही है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 300 रुपए से डिस्काउंट। अब कुछ नहीं करना, देखें इस अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा परचेज डिस्काउंट कहीं भी मेंशन नहीं है। तो टोटल हम यहाँ कर देंगे 500, यहाँ पे भी लिख दिया हमने 500, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना इसको, क्योंकि देखें अब परचेज डिस्काउंट की सब्सिक्वेंट में कोई भी डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? May 31 लिखा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। कितने से किया? ऑब्वियसली 500 से, क्योंकि यहाँ कोई और एंट्री है नहीं। अब ये देखें, दोनों अकाउंट सेम हो गए, यानी कि ये बैलेंस हो गए। और यहाँ हमने फिर जून 1 को बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके वापस ले आए, दैट इज 500 रुपीज। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, सही है। इसी तरह देखें, आपने बहुत अजर दिमागी के साथ ये काम करना है, वरना आप भी अकाउंट्स में, क्योंकि मैं तो यहाँ एक्सेल पे कर रहा हूँ तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जब आप पेंसिल स्केल से जब अपनी कॉपीज में सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये बात हो गई। अब मैंने एक और एंट्री थी कैश परचेजेस। देखें कैश का अगेन कॉलम पूरा फुल था और यहाँ परचेजेस का भी ये डन हो चुका है, ठीक है। पेड टू अर्ली ट्रेडर। अब देखें अगेन, अब दूसरी एंट्री क्या है मे 20 की? सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद ₹30,000 विद क्रेडिट टर्म्स। यानी कि इसकी एंट्री क्या बनती? मर्चेंडाइज आपने सोल्ड करी है यानी सेल्स, ठीक है, विद क्रेडिट टर्म्स, यानी कि अभी अभी पैसा आपको मिला नहीं है। सो इट विल बी कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर जावेद, क्योंकि आप अभी इस केस में अपनी गुड्स को बेच रहे हैं। तो अभी आपको पैसा तो मिला नहीं है, यानी पैसा मिलना है, काबिल वसूल है। तो कोई भी चीज जो ओरली आपने काबिल वसूल हो तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक टी अकाउंट बन जाएगा अकाउंट रिसीवेबल जावेद के नाम से। कौन सी तारीख को? मे 20 को। आप लिख देंगे मे 20, रीजन क्या दे देंगे? सेल्स, सही है। और कितना दे देंगे यहाँ पे आप? जो आपने अकाउंट यहाँ पे मेंशन है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद 30,000, तो आपने यहाँ लिख दिया 30,000, सही है। सिमिलरली आप एक सेल्स का भी बना लेंगे कॉलम, ठीक है, सेल्स यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, इससे पहले मैं ये एंट्री ये मैंने पोस्ट कर चुका हूँ, मे 5 वाली, ठीक है।
तो सोल्ड मर्चेंडाइज सेल्स का अगेन यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे मई 20 को जो आपने सेल करी है मर्चेंडाइज वो करी है 20,000 की, ठीक है, सॉरी 30,000 की। लेकिन उसका रीजन क्या है? अगेन रीजन इज द डेबिट, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल जावेद, ठीक है। सही है जी, सही है। अब अगेन 22 ऑफ मे की एंट्री क्या है? सोल्ड मर्चेंडाइज टू हादी ट्रेडर्स 40,000 विद क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक और अकाउंट हम बना लेंगे। पहली बात तो सेल्स में हम इसको पहले तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया कौन सी डेट को हो रहा है, सोल्ड मर्चेंडाइज 22 ऑफ मे को हमने दोबारा से सेल करा है, ठीक है। तो सेल्स में हम यहाँ लिख देंगे मई 22 और रीजन क्या दे देंगे? रीजन देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल आदि, ठीक है। और यहाँ पे हम अमाउंट देख लेंगे कि अमाउंट कितना है। हादी ट्रेडर्स को हमने 40,000 रुपीज के एवज अभी उनसे पैसा वसूल करना है, हमने बस यहाँ सेल कर, ठीक है। अब देखिए सेल्स का कॉलम जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और इसके अलावा कहीं और इसमें अमाउंट गिवन है नहीं। तो ये टोटल कितना बनेगा? इट विल बी 1 लाख, यानी कि टोटल साइड हो जाएगी 1 लाख। अब क्योंकि इसकी डेबिट साइड है नहीं तो हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिटर साइड का टोटल जैसे मैंने पहले कहा था वो लिख लेंगे। और अभी और कोई डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो हम इस अकाउंट को भी हम सही से बैलेंस कर देंगे। मई 31 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ और कोई अमाउंट है नहीं, हमें इसको बैलेंस करना लाजमी, क्योंकि ये अकाउंट इटसेल्फ खत्म नहीं हो रहा तो हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। और फिर अगेन जून 1 को हम इसको वापस ले आएंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके, ठीक है। एंड इट विल बी 1 लाख रुपीज, ठीक है जी। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया 1 लाख। तो ये हमारा सेल्स का अकाउंट भी हो गया डन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे जो एंट्री थी वो क्या थी हमारी? सोल्ड मर्चेंडाइज टू हादी ट्रेडर्स। अब अकाउंट रिसीवेबल हादी के नाम से हमने बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने ये देखें अकाउंट रिसीवेबल हादी के नाम से हमने यहाँ मेंटेन किया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल हादी डेबिट 40,000, ठीक है। और उसका रीजन क्या था? सेल्स। ये आपने हमेशा याद रखना है कि रीजन क्या किस चीज का है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दूसरी एंट्री पे। मई 28 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर जावेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब देखें क्योंकि आपने गुड्स को बेचा था मिस्टर जावेद को, सही है, उधार पे बेचा था। और वो कब बेचा था? अब आपने डेट देखनी है। सबसे पहले आपने बेचा था मई 20 को, सही है। और आपने ये कहा था कि भाई अगर डिस्काउंट के पीरियड में अगर पे कर दिया तो भाई आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सही है। तो जो मिस्टर जावेद हैं उन्होंने 20 तारीख को आपसे यानी हक स्टोर से 20 तारीख को मर्चेंडाइज खरीदी और उसकी पेमेंट वो कब कर रहे हैं? 28 को। क्रेडिट टर्म्स क्या थी? 4, 15 एंड 30, यानी कि अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो 4% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी कि अगर 28 में को पेमेंट हो रही है, इसका मकसद क्या है कि जावेद भाई ने डिस्काउंट अवेल कर लिया और एज अ हक स्टोर ओनर आपको डिस्काउंट देना पड़ा। तो जब भी डिस्काउंट देना पड़ता है तो ये एक काइंड ऑफ नुकसान, मैं हमेशा कहता हूँ इसको, ठीक है। नेचर इसकी ये होती है कि भाई आपको जब आप डिस्काउंट देते हो तो आपको खुशी नहीं होती, ठीक है, आपको गम होता है कि भाई आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा। तो डिस्काउंट आपको कितना देना पड़ा था? जो कैलकुलेट किया था वो 1200 रुपए था। तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट, क्योंकि सेल्स डिस्काउंट हैज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, इट विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। हमने यहाँ डेबिट साइड पे लिख दिया 1200 और रीजन क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अब आपको 1200 रुपए जावेद भाई से कम मिलेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे कि भाई किसी बंदे को आपने कहा कि भाई तुम मुझे पेमेंट कर दोगे 30,000 रुपए ले जाओ, पेमेंट अगर तुमने 5 दिन में कर दी 30,000 का माल ले जाओ, तुमने पेमेंट कर दी मुझे तो आप तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो अब उसने अगर पेमेंट 3-4 दिन के अंदर अंदर कर दी तो आपको मजबूरन डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मकसद ये आपके पास पैसे कम आएंगे, सही है ना। तो एज अ हक स्टोर ओनर आपने अकाउंट रिसीवेबल जो है, जो सेल्स डिस्काउंट है वो डेबिट कर दिया, क्योंकि सेल्स डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, सही है। 1200 से उसका रीजन लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल जावेद।
ठीक है। अब मैं जाऊंगा अकाउंट रिसीवेबल जावेद पे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं 28 मई को, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मई 28। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश रीजन, ठीक है, और कितने से 28,800। सही है जी। और क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है तो सिमिलरली मई 28 को जो रीजन हमारा बन रहा है बाकी रिमेनिंग 1200 रुपए का, वो बन रहा है सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया सेल्स डिस्काउंट 1200 रुपए। अब आप खुद नोट करें 1200 प्लस 28,800 ये 30,000 बन रहा है। ठीक है, ये भी 30,000 बन रहा है सेल्स। तो पॉइंट क्या है, क्रेडिट साइड भी 30,000, डेबिट साइड भी 30,000। तो हमें कोई बैलेंसिंग बैलेंसिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने एज इट इज टोटल बस लिख दिया। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया और ये अकाउंट रिसीवेबल जावेद वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। सही है जी। ठीक है जी। तो भाई इसी तरह हम बाकी ट्रांजैक्शंस को भी कवर करते रहेंगे। सही है, जो भी हमारे पास आएंगी यहाँ पे जैसे मेंशन है। तो हमारे जितने भी टी अकाउंट्स हैं उनमें हम बैलेंसिंग से लेकर फुटिंग से लेकर और पोस्टिंग बैलेंसिंग फुटिंग सब कुछ कर चुके हैं। और हमारे पास अगेन वही ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट सारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैंने पहले कहा था क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत केयरफुल होकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली टाइम भी लेगा और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यू हैव टू पे दी अटेंशन। ठीक है, और ये आपने बहुत नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। सही है। अगेन अब द नेक्स्ट स्टेप ये क्या, जब हमने ये अकाउंट्स में पोस्टिंग फुटिंग बैलेंसिंग सब कर लिया, फाइनल स्टेप इज टू क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगेन आप 3 लाइनें छोड़ेंगे, पहले कंपनी का नाम लिख लें, ट्रायल बैलेंस लिख लें और जिस तारीख के लिए बना रहे हैं उसको लिख लें। फिर पर्टिकुलर्स पी आर डेबिट क्रेडिट का कॉलम लिख लें और वो सारे हेड्स ऑफ अकाउंट मेंशन कर लें जिनका आपने टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करूँ जस्ट शो करने के लिए, तो ये देखें जितने भी यहाँ पे टी अकाउंट्स मैंने बनाए हुए हैं उन सब का जो हेड है, यानी कि कैश, कैपिटल, परचेजेस, अकाउंट रिसीवेबल, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सही है। अब करना क्या है, वही फाइनल स्टेप, जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट है वो आपने सिर्फ उठा उठा के लिखना है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ कैश से। तो कैश का जो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट है दैट इज 51,300। तो मैंने यहाँ लिख दिया 51,300। ठीक है, सिमिलरली अब मैं आता हूँ परचेजेस पे। तो परचेजेस का ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट है 35,000, मैंने यहाँ लिख दिया 35,000। सही है। फिर अकाउंट रिसीवेबल का आप गौर करें, कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई खत्म हो गया। इट इज पॉसिबल कि भाई आपने जब पूरा कैश वसूल कर लिया, सही सही है, तो अब आपको जब वसूल कुछ भी नहीं करना तो कोई रिमेनिंग बैलेंस जरूरी थोड़ी है कि रिमेनिंग बैलेंस हमेशा ही हो। तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं ट्रायल बैलेंस पे गया और अकाउंट्स के आगे मैंने डॉट लगा दिया, अकाउंट रिसीवेबल जावेद के आगे। ठीक है, क्यों लगा दिया यहाँ पे मैंने डैश? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ रिसीव ही नहीं करना, सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जावेद के आगे डैश लगा दिया। सही है जी। अच्छा, अब मैं आ गया अकाउंट रिसीवेबल के बाद ड्राइंग पे। तो ड्राइंग का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना बन रहा है? 15,000 रुपए। तो मैंने ड्राइंग के आगे हक के आगे लिख देना है 15,000। सही है जी। सिमिलरली फिर सैलरी एक्सपेंस का कितना बन रहा है? 4,000। तो मैंने सैलरी एक्सपेंस के आगे लिख देना है ब्रॉड फॉरवर्ड 4,000। सही। फिर कैपिटल कितना बन रहा है? 1 लाख। ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट 1 लाख बन रहा है। तो मैंने कैपिटल हक देखना है कि मैंने कहाँ लिखा है। कैपिटल हक हियर इट इज, यहाँ मैंने लिख देना है 1 लाख रुपीज। ठीक है। इसी तरह आपने सारे ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट उठा के लिखना है। अब आप गौर करें कि अकाउंट्स पेबल का नादिर का भी कोई अब बैलेंस रिमेनिंग नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, ट्रायल बैलेंस पे जाना है। अकाउंट्स पेबल नादिर के आगे हमने डॉट लगा दिया। अब गौर करें कि मैं क्रेडिट के आगे डैश लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पेबल इज अ लायबिलिटी, तो उसके नॉर्मल बैलेंस लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो जब कोई बैलेंस ही नहीं है तो हम जो नील बैलेंस शो करेंगे वो भी क्रेडिट साइड पे ही करेंगे। ठीक है जी। सेल्स इज अ फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू। देखें ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो मैंने सेल्स लिख दी यहाँ पे। सेल्स में तलाश करूंगा कहाँ है, ये रहा। तो सेल्स के कॉलम के आगे मैंने 1 लाख रुपीज लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली अब अकाउंट रिसीवेबल हादी जो है वो 40,000 से ब्रॉड फॉरवर्ड में पड़ा हुआ है।
तो मैंने यहाँ देखना है अकाउंट रिसीवेबल हादी, यहाँ पे मैंने लिख देना है 40,000, ठीक है जी। फिर आपने आना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये आपके पास 10,000 से क्रेडिट में। आप देखें, गौर करें, यहाँ पे आप कोई बंदा पूछ सकता है कि व्हाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज एन एसेट, व्हाई इट इज नॉट ऑन द डेबिट साइड एंड व्हाई इट इज ऑन द क्रेडिट साइड। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी एसेट का आउटफ्लो बिजनेस से ज्यादा हो और इनफ्लो कम हो, तो इट इज पॉसिबल कि टी अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे आ रहा हो। जैसे इस केस में हुआ है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि ड्राइंग की वजह से, यानी कि जो ओनर थे उन्होंने बिजनेस से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री निकाल ली। तो निकालने का मकसद क्या है कि भाई 10,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम हो गई, ठीक है। और अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज करने के नाम से हम, जब भी हम परचेज करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस के नाम से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब सेल आउट होती है तो हम उसको सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिजनेस से ऑनर ड्राइंग के लिए निकालेगा तो हम उसको उसके नाम से ही क्रेडिट करेंगे, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से, ठीक है। तो दैट इज व्हाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इस केस में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है, दैट इज 10,000। ये पता होना बच्चों को बहुत जरूरी है। रेंट एक्सपेंस डेबिट डॉट फॉरवर्ड बैलेंस है, तो रेंट एक्सपेंस मैंने तलाश किया, यहाँ मैंने लिख दिया 8,000, ठीक है जी। तो रेंट एक्सपेंस भी आ गया। अब आ जाते हैं हम बाकी रिमेनिंग के अकाउंट्स पे। मशीनरी जो है 40,000 से है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 40,000 लिख दिया, सही है जी। फिर बैंक में हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड, दैट इज 16,000। सो बैंक तलाश किया मैंने और यहाँ लिख दिया 16,000, ठीक है जी। फिर सेल्स डिस्काउंट का हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है 1200, तो सेल्स डिस्काउंट पे मैं आया, मैंने यहाँ लिख दिया 1200, ठीक है जी। उसके बाद परचेजेस डिस्काउंट का हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड भरा हुआ है 500 रुपए, तो परचेजेस डिस्काउंट के आगे क्योंकि क्रेडिट में लिखेंगे, इट इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो हमने लिख दिया 500 रुपए, सही है जी। फिर अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर्स, अब आप देखिए गौर करें, अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर्स कुछ भी नहीं बचा हुआ, देयर इज नो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स पेएबल अली ट्रेडर के आगे जाएंगे और एक डैश लगा देंगे। अब देखें वही अगेन, नेक्स्ट स्टेप विल बी वेरी सिंपल, आपने सिर्फ इन अमाउंट्स को ऐड करना है। अगर मैं वैसे ही यहाँ पे देखूं तो 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 10,000, 2 लाख 10,500 का अमाउंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ 2 लाख 10,500, सही है जी। फिर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने इसका बस सम बताना है, ठीक है। तो अगर आप इसको बाय कैलकुलेटर भी अगर आप चाहें, क्योंकि देखें ऑब्वियसली आप लोग एक्सेल यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग को बहुत मेंटेन रखना है ये चीज कि आपके पास कैलकुलेटर रेडिली अवेलेबल हो। मोबाइल फोन से ये कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, एग्जाम में भी आप लोगों को ये मिस्टेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप लोग मोबाइल फोन ऑब्वियसली अलाउ नहीं होगा। सो यू शुड हैव अ साइंटिफिक कैलकुलेटर एटलीस्ट, जिससे आप इस चीज का टोटल कर सकें। सो अगेन अगर मैं इसका टोटल यहाँ पे लिखूं तो इट विल ऑल्सो बी 2,10,500। सो अब देखें, इससे हमें देखें एक्यूरेसी पता चल गई कि हमने इतनी जो मेहनत यहाँ पे करी है, इतने टी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उन सब का बैलेंस बिल्कुल सही हमने निकाला है, ठीक है। हमने बिल्कुल सही अकाउंट बनाए हैं, दैट इज व्हाई ये जो डेबिट साइड है ये इक्वेट कर रही है क्रेडिट साइड के। अब आपका ऑनर अब ट्रायल बैलेंस से मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस से आपको अपने टी अकाउंट्स की एक्यूरेसी का पता चल गया। अब अगर आपका बिजनेस ओनर आपसे पूछता है कि साल के एंड में हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, आप देख के बता सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल महीने के मई के एंड में या जून के शुरू में हमारे पास एक 51,300 रुपीज कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछे भाई मेरी मशीनरी कितनी अवेलेबल है मेरे पास, तो आप बोलेंगे भाई मशीनरी आपके पास अवेलेबल है 40,000 से। तो ये है क्लासिफिकेशन का करने का मकसद कि बिजनेसेस को आसानी हो। यही काम अगर आप जनरल जर्नल से करने बैठते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये मामला। अगर आपको इन ट्रांजैक्शन से देखते अगर आपको किसी भी अकाउंट का टोटल बताना पड़ता, एट द एंड ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस बताना पड़ता, तो इट विल बी अ हेक्टिक टास्क, ठीक है। तो ये जो टी अकाउंट की जो इतनी बड़ा जो काम है, हमें इसी काम से बचाता है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे देता है। और अगर फॉर सपोज यहाँ पे कोई चीज मैच नहीं हो रहा होता है टोटल, हमें पता लग जाता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ मसला किया टी अकाउंट्स में, ठीक है जी। सो दिस इज द कंक्लूडिंग थिंग अबाउट दिस। अब आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस मैं दूंगा फॉर प्रैक्टिस, जो कि आपको जनरल जर्नल प्लस टी अकाउंट दोनों साथ करने होंगे। यानी कि 10 क्वेश्चंस पहले आप उनकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे जनरल जर्नल में, दैट विल बी अ सेपरेट असाइनमेंट। फिर उसी जनरल जर्नल से आप इन टी अकाउंट्स को बनाएंगे इन क्वेश्चन, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बनाया है, ठीक है। सो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे,
जो कि जनरल जर्नल के होंगे, इस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी, 10 क्वेश्चंस होंगे। सो वो काउंट हो जाएगा कि जब आप जनरल एंट्रीज बना लेंगे तो वो जनरल जर्नल के असाइनमेंट में काउंट हो जाएगा। फिर उसी की जब आप टी अकाउंट्स बना लेंगे तो वो टी अकाउंट्स वाले असाइनमेंट में काउंट हो जाएगा। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।